कि आज मैं जिस विषय पर चर्चा करना चाहती हूँ, आप सबको उसमें शामिल करना चाहती हूँ। लेक्चर तो नहीं है, ये हमारी आपसी बातचीत है। और इसमें जैसे कि आप लोगों ने जिक्र किया कि हम पार्टीशन 1947 की बात कर रहे हैं। खासकर ये थोड़ा हटके है जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ। वो ये नहीं कि पार्टीशन के दौरान क्या ज्यादतियां हुई, किस तरह लोगों को परेशानियां हुई, या उनको मारा गया, या खून खराबा हुआ, या औरतों के साथ जो हुआ, उस सब में हम नहीं जाएंगे। मेरा जो मकसद है आज की बातचीत करने का या आपसे चर्चा करने का, वो ये है कि किस तरह से हमने पार्टीशन को देखने का अपना नजरिया जो है वो बदलना चाहिए। मेरा जो मकसद है कि हम किस तरह से हीलिंग प्रोसेस या हमारे जो जख्म है उनको भरने का, उन पर मरहम लगाने का, और आगे बढ़कर जो है, जो एक दीवार खड़ी है हमारे सामने, एक उसमें सुराख करने का, एक खिड़की खोलने का, एक दरवाजा बनाने का, ताकि हम आपस में बातचीत कर सकें और हम एक दूसरे के साथ जो हमारी सांझी संस्कृति है उसको बांट सकें। और जो हमारी अ, इसके अलावा जो हमारे फूड कल्चर है, या हमारे अ, ऐसी रिवाज है, या हमारी जो बातचीत है, उसको हम कोशिश करके आगे बढ़ाएं बातचीत के जरिए। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जिन बातों का मैं जिक्र करना चाहूंगी या आपसे जो साझा करना चाहूंगी, बांटना चाहूंगी, वो ये है कि लोगों ने उन कहानियों को जन्म दिया या उन पर बात की जिसमें करुणा झलकती है, जो आपस में उन्होंने कोशिश की एक दूसरे को बचाने की, या एक दूसरे की जो कठिनाइयां हैं उनको समझने की। और दूसरा जो मैं बात करना चाहती हूँ, वो ये है कि जीवट कि लोगों ने साहस दिखाया। ये नहीं कि वो गिरे तो जमीन पर पड़े ही रह गए, बल्कि फिर से उजड़ने के बाद फिर से वो खड़े हो गए। और उन्होंने सिर्फ खुद को ही आबाद नहीं किया, बल्कि अपने जो आसपास के लोग थे, जिन जो उजड़ गए थे, उनको भी मदद की। और तीसरा जो इसका कंपोनेंट है, या तीसरा जो इस हिस्सा है आज की बातचीत का, वो ये है कि किस तरह से हमने अपने जख्मों को कुरेदा नहीं, बल्कि उन पर मरहम लगाई। और हमने ये कोशिश की कि हम आगे कैसे बढ़ सके। तो आगे बढ़ने से मेरा मतलब है कि हमें आगे बढ़ने में का मतलब है कि हम चाहे वो एपोलॉजी एक दूसरे से माफी मांग कर करें। अब एपोलॉजी या माफ करना, भाई ये तो हम रोजमर्रा की जिंदगी में इसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि हम एक फॉरगिवनेस, कि हम जो है आपस में एक दूसरे के खिलाफ जो भी हमने बातें की, या जो भी हमने कदम उठाए, या जो भी हमने ऐसे काम किए जिससे उनको चोट पहुंची, उन सब बातों को नजरअंदाज करके भूल कर खून खराबे की माफी मांगे कि हमने गलत किया। अब सबसे जो थोड़ा शुरुआत में मैं जो बात कहना चाहूंगी, जो बहुत जरूरी है, वो ये है कि क्या हम जो पहले किताबें लिखी गई हैं उन पर ही नजर डालें, या जो नया इतिहास लिखा जा रहा है, या जो पार्टीशन होने के बाद जो कहानियां लिखी गई या जो किताबें लिखी गई,
या जो नए सोर्सेस सामने आए उन पर नजर डालें या उनको ज्यादा अहम समझें। अब इसमें जो है विजुअल आर्ट्स भी हो सकते हैं, पेंटिंग भी हो सकती है, उसमें सिनेमा भी हो सकता है, उसमें नया लिटरेचर भी हो सकता है, उसमें और जो पोइट्री भी हो सकती है कि किस तरह हमने उसको याद किया और जो भी दिक्कतें आई उनको हमने मिलकर समझा, बांटा। जो हमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, जो हमें इख्तिलाफ थे या आपस में मतभेद थे, उनको 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 भी हमने कोशिश की कि किस तरह से किया जाए। तो इसमें जो है हमारा पास्ट जो है वो तो बीत गया, तो हम उसको नहीं सामने रखेंगे। पास्ट जो है हमारा पास्ट था, लेकिन हम एक नया इतिहास कैसे रचे, हम आगे कैसे बढ़े, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं उन किताबों का भी जिक्र नहीं करूंगी कि जो लिखी गई इस पर, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने ऐसी किताबें लिखी जिसमें इस बात का जिक्र है कि लोग लोग किस तरह से सिर्फ उजड़े नहीं, वो फिर से खड़े हो गए। वो फिर से पेलिकन एक बर्ड है, एक परिंदा है जो खुद ही जलकर फिर जो है फिर से वो जी उठता है, फिर से वो तैयार हो जाता है। तो इसमें आइन टैलबर्ट एक ब्रिटिश इतिहासकार हैं और उनके हिंदुस्तानी साथी गुरु हरपाल सिंह, इश्तियाक अहमद जो पाकिस्तान के रहने वाले हैं लेकिन आजकल वो स्वीडन में हैं, उन्होंने कई सारे ऐसे काम किए हैं। तो मैं ये कहूंगी कि खास तौर पर मेरा जो आज की चर्चा में जो फोकस है, जिस पर मैं केंद्रित होना चाहती हूँ, वो नए सोर्सेज और पोस्ट मेमोरी में हमारी हम से आगे बढ़कर जो है हम किस तरह जा सकते हैं। तो इसमें मैं जिक्र खासकर करूंगी नए एक्सपेरिमेंट, नए तजुर्बे क्या हुए, नए ट्रेंड्स क्या बने, जिसमें ये बात जो है कही गई जो हो गया सो हो गया। उसमें जो जिक्र किया वो है ट्रॉमा का। ट्रॉमा मीन्स कि ऐसा सदमा जिससे उभरना बहुत मुश्किल है, उसको हम ट्रॉमा कहते हैं। तो गोइंग बियॉन्ड ट्रॉमा या राइजिंग अबव ट्रॉमा, तो इसलिए क्या जरूरी है कि अगर हम ट्रॉमा से, उस खराब यादों से निकलना चाहते हैं या खराब घटनाओं को भुला देना चाहते हैं, तो हम कहेंगे कि टॉक्सिसिटी, जो जहरीली चीजें हैं हम उनको बाहर निकालें। और ये किस तरह से करें? हो सकता है नए थिएटर के जरिए से करें या नए साहित्य के जरिए करें या नई फिल्मों से करें या म्यूजिक से करें या फोक हेरिटेज, जो हमारी परंपराएं हैं, जो कि पढ़े लिखों की नहीं, वो उन लोगों की परंपराएं हैं जो धरती से जुड़े हुए हैं, उसको हम किस तरह से फिर से जिंदा कर सकते हैं। इसके अलावा सूफी ट्रेडिशन जो है ये हमारा, या सूफी सिलसिला है ये, इसमें मुसलमान हिंदू इनमें कोई आपस में अलग अलग नहीं है, सिख सब लोग जो है वो एक ही जगह बैठकर एक ही तरह की सांझ करते हैं या एक ही तरह की बातें करते हैं, या उनकी सोच का जो तरीका है वो इकट्ठे होकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने का है जिसमें हम याद करें कि हम किस तरह जुड़े हुए थे, ये नहीं कि किस तरह से हम अलग हुए। तो कम्युनिटी बॉन्ड्स, जो हमारी कम्युनिटी है, जो लोग हैं, उनको किस तरह से जुड़े। इसमें जो अहम रोल है इंस्टीट्यूशंस का भी है कि इंस्टीट्यूशंस जैसे एक कॉलेज हुआ करता था लाहौर में, उस कॉलेज का नाम था मेयो आर्ट स्कूल। तो वो किस तरह से उसको हिंदुस्तान में फिर से जिंदा किया गया और फिर से खड़ा किया गया। तो मैं इस बात को बाद में इस पर आऊंगी, लेकिन जो इस वक्त
जो सबसे जरूरी है कि जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलीजन है और पॉपुलर रिलीजन। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलीजन से मतलब है कि जो जैसे हमने मंदिर बना लिए, मस्जिद बना लिए, गुरुद्वारे बना लिए, तो उनसे ऊपर उठकर हम ऐसी बातें करें कि जिसमें आम आदमी, पॉपुलर रिलीजन, जिसमें जिसमें कौमी यकजहती कि लोग इकट्ठे कैसे हों, उनके कॉमन इंटरेस्ट क्या है, उनको याद करें। या उसमें गीत भी हो सकते हैं, भजन भी हो सकते हैं, उसमें कहानियां भी हो सकती हैं। तो इस सब को करना मतलब ये है कि एक ऐसा सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट बनाए, एक ऐसा सांस्कृतिक और सामाजिक एनवायरनमेंट बनाए या वातावरण बनाए जिसमें हम फिर से इकट्ठे होके आपस में जो है खुशियां बांटे और इसको भूल जाए कि हमारे पहले क्या हुआ था। इनमें अब मैं इस बात पर आना चाहूंगी कि जो नए सोर्सेज की हम बात कर रहे हैं, उसमें नए सोर्सेज में जो खास बात है वो है पब्लिक आर्काइव्स ऑफ मेमोरी। कि किस तरह जो है इसने विद्वानों को, रिसर्चर्स को, ये उनके लिए एक नए सोर्सेज पैदा किए। और वो पब्लिक आर्काइव्स मेमोरी जो है उसका मतलब है वो लोग जो विभाजन के दौरान दुखी हुए थे या जिन्होंने जख्म बर्दाश्त किए या जिनके परिवार उजड़ गए, उनकी इंटरव्यूज को इसमें शामिल किया गया। इसमें किश्वर देसाई ने अमृतसर में एक पार्टीशन म्यूजियम बनाया है और उसमें लोगों की जो अम, उनको उनकी इंटरव्यूज जो हैं उनको रिकॉर्ड किया। इसके अलावा गुनीता सिंह भल्ला, उनका जो दायरा है वो ज्यादा विस्तृत है। उन्होंने सिर्फ पंजाब पर ही फोकस नहीं किया, बल्कि अलग अलग जगह, अलग अलग दुनिया के हर खित्ते से, हर खंड से उन्होंने लोगों की आवाजों को इकट्ठा किया। और जो इनकी टेक्निक थी वो भी अलग अलग थी। क्राउड सोर्सिंग का मतलब है कि ऐसी टेक्नोलॉजी जो है उन्होंने इस्तेमाल की जिसमें वेबसाइट्स बनाई और लोगों को इकट्ठा करके उनसे बात की। अब जो है मैं इससे आगे बढ़ना चाहूंगी। मैं सिर्फ जो है नए सोर्सेज की बात नहीं करूंगी। अब सिर्फ जो है हम पंजाब की बात नहीं कर सकते। देखिए, पंजाब का विभाजन हुआ और सिंध का विभाजन हुआ और बंगाल का। ये तीनों ही अलग अलग किस्म के विभाजन थे। पंजाब का जो है 1947 में ही विभाजन हो गया, 2-4 महीनों में। और बंगाल का विभाजन जो है वो हम कहेंगे कि वो थोड़ा थोड़ा एक लहर की तरह हुआ। एक बार हुआ, फिर रुक गया, फिर दोबारा हुआ, फिर तीसरी बार हुआ। और सिंध का जो है ये इनसे भी ज्यादा अलग है। तो 3 हिस्से हैं जहां पर विभाजन की आंधी चली और लोगों ने उसको जो है बर्दाश्त किया। तो इसी तरह सिंधियों ने भी, उसका नाम है रिया मीर चंदानी, उसने 2015 में सिंधी पर्सपेक्टिव को सामने रखने के लिए एक वेबसाइट बनाई जिससे उसने कोशिश की कि सिंधियों का जो तजर्बा था या उनको जो तकलीफें हुई उनको किस तरह से रिकॉर्ड किया जाए। और वो एक मॉडल बन गया जिसको बाकी लोगों ने भी, जो बाकी और भी लोग थे वो भी इस्तेमाल इसको कर रहे थे। अब आप सब जानते हैं कि पार्टीशंस जो है एक ट्रामा था। ट्रामा का मतलब है ऐसी दुर्घटना थी जिसने हमारे वजूद को हिला दिया, हमारे दिमाग पर असर डाला और हमारी सोच पर भी असर डाला। और हमें, हमारे लिए उससे उभरना जो है बहुत मुश्किल हो गया। और इस तरह के जब बातें होती हैं, घटनाएं होती हैं, ये घटना जो है विभाजन से भी हो सकती है। ये यहूदियों का जो परसिक्यूशन हुआ जर्मनी में, उससे भी हो सकता है। या जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई
उससे भी लोगों की डिसलोकेशन हुई। तो इसकी जो वजह जो है अलग अलग हो सकती है, ऐतिहासिक घटनाएं जो हैं वो अलग अलग हो सकती हैं। लेकिन इसका होता क्या है इसमें, उसमें ये है कि फिजिकल और मेंटल डिसलोकेशन हो जाता है। कि एक तो आप अपनी जगह से उखड़ गए, और जिसको हम कहते हैं डिसलोकेशन, अपरूटिंग। अपरूटिंग क्या क्या मायने हैं कि आप जहाँ रहते थे, आपकी जो यादें थी, आपके जो दोस्त थे, आपकी जो जमीन थी, या आपके जो रिवाज थे, रीति रिवाज थे, उन सब से आप अलग हो गए। तो ये भी एक ट्रॉमा पैदा करता है। अब यूरोपियंस ने बहुत कुछ लिखा है ट्रॉमा के बारे में, लेकिन अब वो भी इस बात पर सहमत हैं कि जो यूरोपियंस ने लिखा है वो काफी नहीं है। ये ड्रामा जो है, जो एशिया एशियाटिक कंट्रीज हैं, या हिंदुस्तान है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, उसको एक अलग किस्म की डेफिनेशन, परिभाषा, या एक अलग किस्म की लिटरेचर की जरूरत है, एक टेक्निक की, मेथोडोलॉजी की जरूरत है, जो यूरोप में इस्तेमाल किया गया रिसर्च के लिए वो काफी नहीं है। तो इसमें जो खास लोग हैं जिन्होंने ये कबूल कर लिया, मान लिया कि जिल बैनेट और रोजाना कैनेडी, कि हमें ये ट्रामा स्टडीज जो है इनको बदलने की जरूरत है। पहले वो यूरोसेंट्रिक पर्सपेक्टिव था, लेकिन अब हमें एक नया पर्सपेक्टिव या एक नई तरह की मेथडोलॉजी जो है वो हमारे लिए जरूरी है। क्योंकि हमारा जो ट्रामा है, या हमारी जो डिसलोकेशन है, खासकर पंजाब की, वो अंग्रेजी राज्य यहाँ जो 200 साल रहा उनसे शुरू हुई। खासकर पंजाब में जो है लोगों को, अपनी जो गरीब गुरबा थे, रूरल पेजेंट्री थी, उन्हें अपनी जमीनें बेचकर जो है टैक्स देने के लिए जो उन पर लगाए गए थे अंग्रेज सरकार ने, उनको विदेश में जाना पड़ा। तो ये उनके लिए पहली डिसलोकेशन। तो ये डिसलोकेशन उनकी यहाँ से शुरू हुई, और फिर जो है वहां जाके उनको अच्छी तरह उनको उनका स्वागत नहीं किया गया, बल्कि अंग्रेज सरकार ने कैनेडियन सरकार को कहा कि इनको वहां घुसने मत दो। तो फिर जो है गदर मूवमेंट शुरू हुई। मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगी। जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि हमारा जो अनुभव है, हमारा जो एक्सपीरियंस है, खासकर पंजाब का, वो था बार बार उजड़ने का। पहले अंग्रेजों ने हमें उजड़ने का, हमारे लिए उजड़ने की भूमिका तैयार की। फिर वो बाहर गए अंग्रेजों का टैक्स देने के लिए, फिर जो है वहां भी वो उजड़ने का, उनको उनको वहां इज्जत नहीं दी जाती थी। तो उन्होंने ये सवाल किया कि यहाँ पर इतनी रोशनी है, ये लोग इतने धनवान हैं, तो हम ऐसे क्यों गरीब हैं, या हमारी जिंदगी में अंधेरा क्यों है। तो इसको भी मैं आगे ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगी, मैं इससे आगे चलूंगी। वो ये है कि कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन को एनालाइज करने के लिए हमें एक अलग तरह की मेथोडोलॉजी की जरूरत है, कि किस तरह जो है हिंदुस्तानियों को उनके साथ किस तरह का बर्ताव किया गया, किस तरह, जिसको हम सोने की चिड़िया कहते हैं, उस मुल्क को मोहताज बना दिया गया। और अंग्रेजों ने अपने मुल्क में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ से वो सब रिसोर्सेज, जो कच्चा माल था, वहां पर लेकर जाते। तो अ, और फिर जो है उन्होंने हमें सिर्फ गुलाम ही नहीं बनाया, बल्कि हमारी जो इज्जत थी, जो हमारी सोच थी, जो हमारा, हम कहेंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट थी, उसको भी कुचल दिया। रेलवे इसलिए बनाई कि वो कच्चा माल ट्रांसपोर्ट कर सके, और इसी तरह से जो भी टेलीग्राफ या जो भी सिस्टम बने वो उस तरह के। तो इससे आगे हम बढ़ते हैं कि हमें जो है कलेक्टिव रेजिस्टेंस, कि हम इकट्ठे होकर इनका मुकाबला कैसे करें, इस बात पर जो है हमारा फोकस आया। और गांधी जी ने ये कहा कि
हमारी मर्जी के बगैर आप 1 इंच भी नहीं चल सकते। तो उन्होंने हमें निडर होने का पाठ पढ़ाया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा जो ड्रामा था, आप जलियांवाला बाग पर जाइए। जलियांवाला बाग जो है वो एक बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मीटिंग हो रही थी, और वहां लोगों पर गोलियां चलाई गई जनरल डायर ने, और उसने इस्तेमाल किया किनको? गुरखा सिपाहियों। तो वो जो है उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, बल्कि उसके लिए पैसे इकट्ठे गए किए गए, और जो हुआ उस वक्त डिसऑर्डर्स कमेटी, इंक्वायरी कमेटी वगैरह, उन्होंने सब उनको बरी कर दिया। और बाद में जो है जनरल डायर को मार दिया गया, और वो भी एक पंजाबी था जिसने उनको मारा। खैर, इस बात से मैं इस बार पर नहीं रुकूंगी। लेकिन आज जो हमारी बात हम करना चाह रहे हैं, या जो हम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, वो ये है कि हमें जो है हमारा इतिहास हमसे छीन लिया गया, हमको बेजुबान कर दिया गया। और जलियांवाला बाग पर के बाद जो है ऐसा लिटरेचर लिखा गया, क्योंकि जलियांवाला बाग ने हमारी चेतना को झकझोर दिया, एक नई चेतना पैदा हो गई। तो इस तरह से ये जो हमारा जो ड्रामा था, हमने उसको अपनी स्ट्रेंथ बना लिया, अपनी ताकत बना लिया। और जलियांवाला बाग में ये कहना चाहूंगी कि उसने खासकर औरतों पर बहुत असर डाला, कि हमने पहली विश्व युद्ध में, दूसरे विश्व युद्ध में अपने बेटे, अपने भाई, अपने पति कुर्बान कर दिए, और हमें मिला क्या? हमारे पर जो है कर्फ्यू लगाया गया, हम पर जो है उनको ये कहा गया कि तुम हमारी जो बोलने की आजादी है वो छीन ली गई। तो ये भी हमारे लिए एक ड्रामा। अब हम फोकस करते हैं पार्टीशन। अब पार्टीशन की जो बात है वो ये है कि ये एक अंग्रेज थे, सीरिल रैडक्लिफ। उन्होंने उन्हें ना तो कभी वो हिंदुस्तान आए थे, ना उन्हें मालूम था इसके जियोग्राफिकल लोकेशन के बारे में, ना उन्हें मालूम था कि नदियां कौन सी हैं, पहाड़ कौन से हैं, और कहाँ पर जो है वो लाइन जो है खींचनी चाहिए। तो कभी उन्होंने कहा कि चिनाब से हम अलग कर दें हिंदुस्तान पाकिस्तान को, कभी उन्होंने कहा कि नहीं रावी से कर दे। ये कुलदीप नैयर की मैं मेमोइर्स पढ़ रही थी, उन्होंने लिखा कि सीरियल रेडक्लिफ जो है उसे बिल्कुल भी समझ नहीं थी हिंदुस्तान के इतिहास के बारे में, या जियोग्राफिकल लोकेशन के बारे में। और ये जो विभाजन है ये अचानक किया गया, ये नहीं कि लोग जो हैं वो इसके लिए तैयार नहीं थे। जब जो है दंगे फसाद हुए, लोगों ने सोचा कि ये थोड़ी देर रहेंगे, हम वापस लौट जाएंगे अपने घर में। और उन्होंने अपनी ये नहीं कि जायदाद बेची हो या कुछ किया हो, उन्होंने अपने पड़ोसियों को चाबी दे दी, अपने जो पशु हैं, भैंसे या बैल या गाय वगैरह, अपने पड़ोसियों को सौंप दी कि हम आएंगे, और इस बीच जो है तुम उनको इस्तेमाल। तो मैं ये इसमें इसके दौरान सिर्फ जो है लोग, अ, जो आदमी हैं, जो वो ही नहीं उजड़े, बल्कि सबसे ज्यादा जो असर है इस पर वो औरतों पर हुआ। अब क्यों मैं औरतों की बात करना चाहूंगी, और इसमें जो है मैं जो जिस पर फोकस करना चाहूंगी, मीनिंग्स ऑफ अपरूटिंग एंड रीरूट। अब अपरूटिंग के क्या मायने हैं? कि हम जो है बहुत ही जबरदस्ती जो है या वायलेंस से हम किसी चीज से अलग हो जाएं, चाहे वो हम अपनी धरती से अलग हो, चाहे जो हमारा रूटीन है, चाहे हमारी आदतें हैं, चाहे हमारा आस पड़ोस है, या हमारे जो कल्चरल रिवाज हैं, या हमारी मटेरियल पोजेशंस है, घर है, यूटेंसिल्स है, ज्वेलरी है, क्लोथ्स हैं, या कोई हम जो है हमारी वंश की जो यादें हैं, फर्नीचर है, ये सब जो है इनसे अलग हो जाए। तो इसमें जो है
हम इन सब चीजों से हमारी एक जो है ना सेंटिमेंटल एसोसिएशन, कि एक जो है हमारा इमोशनल लगाव था, भावनात्मक जो लगाव था वो इन चीजों से था। तो इसलिए जो है ये तो हम कह सकते हैं कि इसने हमारी जो सोच है, इसने हमें फिजिकली सिर्फ नहीं उखाड़ा, हमारे सिर्फ जिस्म जो है वो ही नहीं उखड़े, वो हमें सिर्फ अपनी जमीन जायदाद नहीं छोड़नी पड़ी, बल्कि हमें अपने दोस्तों को, जिन इंस्टीट्यूशन में लोग पढ़ते थे या जिनके साथ उनकी सांझ थी, जैसे मुसलमानों को ईद के दिन जो है मुसलमान हिंदुओं को भेजते थे ईदी, सिवैयां और वो सब, और इस तरह हिंदू जो है उनको भेजते थे। लेकिन मैं एक बात आपके सामने लाना चाहूंगी, हिंदुओं ने थोड़ी ज्यादती की मुसलमानों से। वो ये है कि वो उनका जो है ना खाना एक्सेप्ट कुक फूड, जो खाना बना हुआ है उसको नहीं लेते थे, बल्कि सूखा राशन जो है लेते थे। लेकिन एक बात बहुत दिलचस्प है जो हम हमारे लिए समझना मुश्किल है, कि बहुत सारे जो हमारे रिवाज हैं वो हमारे मध्य एशिया के या सेंट्रल एशिया से आए। जैसे कि उदाहरण के तौर पर जो हम सेहरा बंदी करते हैं, वो सेहरा बंदी मुस्लिम कस्टम है। और जो हम फीते वाला पैजामा या शलवार पहनते हैं, वो भी सेंट्रल एशिया से आए। नहीं तो यहाँ तो औरतें भी तहमत ही पहनती थी। खैर उस बात पर मैं और डिटेल में नहीं जाऊंगी। मैं इस बात पर जो है और विस्तृत तरह से चर्चा करना करना चाहूंगी कि किस तरह से जो है जो लोगों को जबरदस्ती हिंसक तरीके से उखाड़ा गया और उनकी सोच कि हम वापस जाएंगे उसका रास्ता बंद कर दिया गया। तो एक रिफ्यूजी जो है उनका सैलाब आ गया। मैंने पहले ही जिक्र कर दिया कि सिंध अलग था, बंगाल अलग था, और पंजाब जो है वो अलग किस्म का था। तो खासकर जो है ये एक जब यहाँ पर लोग जो है हजारों ने, लाखों ने, करोड़ों की तादाद में आए, और जो ऐसी ट्रेन आई, जो रेलगाड़ियां आई, उनमें अ, लोग नहीं थे बल्कि उनकी लाशें थी। तो ये जो हम कहेंगे कि एक जो पागलपन था, वो पागलपन जो है वो एक सामूहिक पागलपन था, कि वो थोड़ी देर के लिए ये, और बाद में उन लोगों ने इस पर माफी मांगी कि ये हमने गलत किया है, ये नहीं होना चाहिए था। और इस तरह से जो है मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो फोर्स्ड एक्सोडस था, मतलब अम, जबरदस्ती का हिंसक तरीके से जो लोग इधर से उधर गए, या जिस तरह से उनको अपना देश छोड़ना पड़ा, अपना सब कुछ संपत्ति भी छोड़नी पड़ी, अपने दोस्त भी छोड़ने पड़े, तो वो एक बहुत ज्यादा मुश्किल काम हो गया। अब मुझे ये कहने में मतलब मैं ये भी साथ में कहना चाहूंगी कि एक मैंने एक जर्नल है, उसका इश्यू मैंने एडिट किया था पार्टीशन पर। तो उसमें जो बात है कि मकान जो है वहां पर या हवेलियां हैं, वो भी रो रही थी कि हमारे मालिक चले गए, और वो तो नहीं जा सकते कहीं, वो तो वहीं रुक गए, लेकिन लोग उनको छोड़कर जो है चले गए। तो इसमें एक और बात मैं कहना चाहूंगी, दो तरह के वर्गों ने सबसे ज्यादा अ, म, दुख झेला। एक तो औरतें थी, दूसरे थे दलित। दलित मतलब जो कि खेती मजदूरी करते थे या सफाई कर्मचारी थे, ये सब जो थे, इनके साथ बहुत बुरा बर्ताव हुआ। ना हिंदुस्तान ने ना पाकिस्तान ने उनके साथ जस्टिस किया। अब मैं सिर्फ जो है औरतों की बात करूं कि क्यों हम जो है इसको, औरतें जो है वो खासकर जो है उन पर ज्यादा असर हुआ। और ये किस तरह से उनके लिए जब हम अप रूटिंग की बात करते हैं, फिर री रूटिंग की भी करते हैं। री रूटिंग की जैसे पौधे हैं, उनको आप
उखाड़ दीजिए। अब जो पौधे जो बहुत पुराने हैं, उनको दोबारा दोबारा से लगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन इसी तरह लोग जब अपना घर बाहर जायदाद छोड़ के आते हैं, तो उनके लिए दोबारा से रीरूटिंग, फिर से जो है जड़ें जमाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से ये एक मनोवैज्ञानिक समस्या बन जाती है, और वो सिर्फ उस वक्त के सामने नहीं आती, ये हमारी यादाश्त में चली जाती है, और इसको ही हम ट्रॉमा कहते हैं। और मेमोरी जो है, इसमें एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगी कि जो लॉजिस्टिक्स ऑफ मेमोरी है, कि स्मृतियां हमारी किस तरह से काम करती हैं। इसमें एक फ्रेंच ऑथर है, औजी, उन्होंने ये कहा है कि ये जो काम है, ये एक गार्डनिंग की तरह का काम है। गार्डनिंग में मतलब जो है, जो आपके मुरझाए हुए पौधे हैं, उनको कुछ को निकालना पड़ता है, ताकि नए जो पौधे हैं उनको जगह मिल सके और वो बढ़ सके। तो इसी तरह जो है, हमारा जो मेमोरीज का जो प्रोसेस है, ये छलनी की तरह है। कुछ को हम छान के अलग कर देते हैं, कुछ को हम इकट्ठा कर लेते हैं। तो रिमेम्बरिंग और फॉरगेटिंग इज लाइक डूइंग गार्डनर्स वर्क। तो ये जो है, हमने मेमोरीज को कैप्चर करते हैं, और जो हमारे लिए, जो हमें बहुत ज्यादा तकलीफ देते हैं, अगर हम कुछ भूलेंगे नहीं तो नई यादें कैसे बनाएंगे। इसलिए भूलना और नई मेमोरीज बनाना, ये दोनों जो प्रोसेस है, वो साथ साथ चलते हैं। इसलिए जो लोग उजड़ के आए थे, उनके लिए ये बहुत जरूरी था कि वो अपनी दुख तकलीफ कम करने के लिए वो कुछ यादों को भुला दें और कुछ नई यादें बनाएं। सो देयर वाज ए काइंड ऑफ निगोशिएशन, कि आपस में जो है एक तालमेल बिठाना पड़ता है, कि कौन सी मेमोरी हमारे लिए, कौन सी स्मृति जो है वो हमारे लिए जरूरी है, कौन सी स्मृति जो है वो हमें छोड़ देनी चाहिए। तो इसको हम नॉस्टैल्जिया भी कहते हैं। नॉस्टैल्जिया का मतलब है कि आप जो है अपना पास्ट याद तो कर सकते हैं, लेकिन उसको वापस नहीं ला सकते, रेस्टोर नहीं कर सकते। तो हमें नॉस्टैल्जिया और मेमोरी, इन सब में जो है ध्यान देना पड़ेगा, या इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। अब जब हम बात कर रहे हैं अपरूटेडनेस की और रीरूटिंग, तो मैं आपके सामने ये बात लाना चाहूंगी कि औरतों का, औरतों के लिए और मर्दों के लिए, ये दोनों जो काम हैं, या दोनों के जो मायने हैं, अलग अलग। औरतों को शुरू से ही परिवार में इस तरह से पाला जाता है कि वो हमेशा, हमें लगता है कि वो सोचती हैं कि हमारा तो कोई घर है ही नहीं परमानेंट। पंजाबी में एक गीत है, साडा चिड़िया दा चंबा वे बाबल असा टुर जाना, कि बाबुल कहते हैं बाप को, कि हम जो है हमारे एक, इससे फ्लाइट ऑफ स्पैरोज, और हम लोग जो है यहाँ कब उड़ जाएंगे और कहाँ जाएंगे ये हमें मालूम नहीं है। और वो अपने बाप से कहती है कि मुझे कुछ दिन के लिए रख लो, और फिर तुम्हारा जो कसीदा है, कसीदाकारी कौन करेगा। तो बाप कहता है कि मेरी पोतियां करेंगी और तुम अपने घर जाओ। मतलब जो है, वो उसे कभी ये महसूस नहीं होता कि उसका घर कौन सा है, तो वो हमेशा ही बेघर रहती है। तो पार्टीशन जो है, उसने इस उनकी इस जो यादाश्त है कि वो बेघर हो गई हैं, तो उसके मायने बेघर होना, उजड़ना, मर्दों और औरतों दोनों के लिए अलग अलग बात है, अलग अलग चीजें हैं। और खासकर जो है औरतों की जो तकलीफ है, उसके बारे में आपने अमृता प्रीतम का नाम सुना होगा, और जिनके बहुत मशहूर गीत भी हैं, और उनके नॉवेल्स भी हैं। तो उसमें उनका एक नॉवेल है पिंजर। पिंजर में कैरेक्टर है पूरो। तो किस तरह से वो जो है कभी वहां छूट जाती है, फिर वो शादी हो जाती है। इसी तरह पंजाब की औरतें जो हैं, उनको
उनको जो है कभी वो वहाँ रास्ते में छूट गई और फिर जो है उनको एब्डक्ट कर लिया गया, रेप कर लिया गया। और ये सिर्फ मुसलमानों ने नहीं किया, ये हिंदुओं ने भी किया, ये सिखों ने भी किया। तो ये जो वायलेंस जो है, ये हिंसा का जो काम है, ये सभी लोगों ने किया, सभी संप्रदायों ने किया। कोई अपने आप को इस ये नहीं कह सकता कि मैं हिंसक नहीं था। अब सवाल ये उठता है कि क्यों ये औरतों के साथ हिंसा होती है, क्यों उनके साथ इस तरह का सलूक किया जाता है। अब देखिए, हिंदू और सिख जो हैं, ये औरतों की जो फिजिकल प्योरिटी है, जिसको हम चेस्टिटी कहते हैं, वो इसको इतनी ज्यादा महत्व देते हैं कि वो समझते हैं कि औरत झूठी हो गई है। अब सवाल ये उठता है कि झूठी कैसे हो गई, जिस्म तो वही है। मतलब ये है क्योंकि उससे वंश आगे बढ़ता है, वो संतान जो है वो वंश चलाती है, इसलिए उसकी चेस्टिटी जो है बहुत जरूरी है। और पार्टीशन के दौरान ये हुआ कि औरतों के जो सेक्सुअल ऑर्गन्स थे, उस पर रिलीजियस मार्किंग्स बनाए गए। हिंदुओं ने भी किया, मुसलमानों ने भी किया, सिखों ने भी किया। तो जो है ये उनके लिए सदमा जो है और भी ज्यादा जो है गहरा था। अब मैं आपको आपका ध्यान साहित्य की तरफ दिलवाना चाहूंगी कि कैसे वो कहानियां लिखी गई। करतार सिंह दुग्गल एक बहुत मशहूर लेखक रहे हैं, जो हमारे घर भी आते रहे हैं। और कुलसुम, उन्होंने एक कहानी लिखी। एक जो है लड़की, नौजवान लड़की, उसको जो है एक बूढ़े आदमी ने उसको किडनैप कर लिया। फिर एक नौजवान मास्टर को उसे दे दिया कि अब तुम इसका इस्तेमाल करो। जब उस लड़की ने कहा कि पहले मेरी शादी मुझसे कर लो और फिर जो है मेरे साथ जो है जो भी तुमने करना है वो करो। लेकिन वो इस बात से इतना चिढ़ गया कि जिसने उसे गिफ्ट दिया था कुलसुम का, उसने पहले जो है उसको उसके साथ जो है खराब बातें की और फिर जो है मास्टर को सौंप दिया। और एक और बात मैं आपके सामने लाने, एक और कहानी जो है, वो किस तरह से औरतों को देवी तो हम बना सकते हैं, लेकिन हम उनको इंसान नहीं समझते। राजेंद्र सिंह बेदी, उन्होंने एक कहानी लिखी, लाजवंती। लाजवंती एक फूल भी है जो कि उसको टच करो तो मुरझा जाता। अब लाजवंती जो है, जब वो माइग्रेट किए पाकिस्तान से, तो वो पीछे छूट गई। ये उसका जो हस्बैंड था सुंदर, ये हमेशा जो है ये एक प्रभात फेरी निकालते थे, जिसमें ये कहते थे कि औरतों को देवियां हैं, उनको वापस आ जाए तो हम उनकी बहुत इज्जत करेंगे। और एक दिन वाघा के बॉर्डर पर उसकी बीवी जो है लाजवंती, उसको मिल जाती है। लेकिन वो सलूक उसके साथ कैसे करता है, उसको इंसान नहीं समझता, उसको जो है देवी बना देता है। उसका इंसान की तरह पहले वो उसके साथ मारता था, पीटता था, हिंसा करता था, लेकिन अब उसको वो देवी की तरह। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि औरतों ने ये सब भी जो है झेला है, और इसलिए जो है ये जो है बहुत ज्यादा उनके साथ जो है निर्दयता का व्यवहार। अब शायद आप ये सवाल पूछेंगे कि औरतें जो हैं वो अगर उनको एबडक्ट कर लिया गया, उधर वो मुसलमानों ने रख लिया, तो जो रिकवरी कमीशन एक बनाया गया, वो जब वहां गई कि वो हिंदुस्तान की जो औरतें हैं उनको वापस ले आए, तो एक औरत ने ये सवाल किया कि तुम लोग जो है मुझे ले जाओगे और फिर मेरी शादी करवाओगे, तो बताओ मैं हाउ मेनी हस्बैंड्स कैन आई हैव, कि बार बार जो है मुझे जो है आपने क्या खिलौना समझ रखा है कि कभी कोई किसी की शादी कर ले, कोई मुझे कहीं ले जाए। तो ये सवाल जो है बहुत वाजिब था कि किस तरह औरतों को एक खिलौना ही समझा जाता है। अब मैं आपकी नजर में ये लाना चाहूंगी, जब हम औरतों की बात कर रहे हैं, क्योंकि राकेश सिंह जी ने कहा था कि जब आप विभाजन की बात करें तो औरतों की खासकर बात करें कि उनको वो उनके साथ जो है पार्टीशन के दौरान या पार्टीशन के बाद जो है वो क्या हुआ। एक नई कैटेगरी बन गई रिफ्यूजी की,
गार्गी चक्रवर्ती एक बंगाली स्कॉलर हैं, तो उन्होंने ये रिफ्यूजी, विमेन एज रिफ्यूजी की जो इमेज है वो हमारे सामने रखी, और वो जो है फिर बार बार उसको इस्तेमाल किया। अब औरतें जो है विक्टिम भी रही, फिर जो है वो सर्वाइवर भी थी। जब वो बच गई तो फिर उनके साथ क्या सलूक हुआ, या उनकी इमेज या नई जो उनके बारे में नई तस्वीर जो सामने आई, इमेज आई, वो किस तरह की थी, या उन पर जो है क्या असर हुआ। सबसे पहली जो बात है वो ये है कि खासकर हिंदुओं में पर्दा प्रथा थी औरतों के लिए। तो ये जो पर्दा की जो कस्टम थी, ये तकरीबन खत्म हो गई। इसलिए खत्म हो गई कि जरूरत थी कि औरतें जो है, पर्दा तो हट गया लेकिन उनको जगह भी मिल गई। मतलब वो अब काम काज भी कर सकती थी, पढ़ने लिखने भी जा सकती थी। लेकिन ये सुविधा उनको क्यों मिली? इसलिए कि जो आदमी अगर मारे गए, या परिवार में आदमी और नहीं थे, मर्द जो है जिसको हम पेट्रियार्कल परिवार का हेड कहते हैं, वो नहीं रहे, तो उसकी जगह किसने ली थी? कौन अर्निंग मेंबर बना? किसके सिर पर ये बोझ आया? अगर घर में बेटे छोटे थे तो लड़कियां जो हैं वो निकली और उन्होंने नौकरियां भी की, पढ़ने चली गई स्कूल में, लेकिन या कॉलेज में। लेकिन जो अ, सोच थी आदमियों की वो नहीं बदली। फिर भी उन्हें जो है गंदी नजरों का सामना करना पड़ता रोज, या उनके बारे में इस तरह की बातें की जाए। तो वो बेशक उन्होंने स्कूल कॉलेज पढ़ने गई, या नौकरियां भी की, या उनको रिहेबिलिटेट किया गया तो उनके लिए रोजी रोटी का इंतजाम किया गया। लेकिन जब ये रिहेबिलिटेशन मिनिस्ट्री, जिसमें रामेश्वरी नेहरू का बहुत बड़ा रोल था, उन्होंने एक सवाल उठा कि कौन सी औरतें जो हैं हम उनको रिहेबिलिटेट कर सकते। जो तो बच्चे थे, बच्चियां थी, उनके लिए एक अलग तरह का इंतजाम चाहिए था। जो औरतें थी, विधवा थी, या उनके लिए अलग तरह का इंतजाम चाहिए था। कुछ औरतें थी जो उनको अनअटैच्ड विमेन, वो उनको समझ में नहीं आया कि हम इनके साथ कैसे करें, क्या करें हम। तो तो इस तरह के कई सारे केसेस थे जिसमें जो है औरतें बेशक जो है उन्होंने परिवार के लिए नौकरियां की, लेकिन उनको अपने लिए कोई वक्त नहीं मिला, ना वो ये फैसला कर सकती थी कि हम हमारा भविष्य क्या हो। तो इसके बारे में एक फिल्म जो है, मेघ थाका धारे, इसमें जो है ऋतु घिटविक घिटविक ने एक पिक्चर बनाई, बंगाली पिक्चर, कि वो औरत जो है अपने लिए नहीं जी सकती, और आखिरकार उसे टीबी हो जाती है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि वो मर जाती है। सो अब इसमें जो है बहुत सारे जो है कई सारी इमेजेस, कई सारे जो औरत के रूप जो है उस सामने आए इस पार्टीशन के दौरान में, कि एक पहले तो विक्टिम थी, फिर वो सर्वाइवर, उसके साथ हो गया, फिर भी वो विक्टिम रही। लेकिन इसके अलावा जो है एक और रोल जो अदा किया गया वो था केयर गिवर, कि उन्होंने किस तरह से जो है अपने इन लोगों की जो है मदद की, और लोगों को बसाने का, औरतों को बसाने का काम किया। तो ये भी जो इमेज थी, ये भी इनका जो काम था वो बहुत बड़ा था। एक बात इसमें मैं और जोड़ना चाहूंगी कि लोअर कास्ट जो औरतें थी, उनके लिए, जो कि शायद विलेजेस से थी, या जो जहां से भी थी, जो कि गरीब घराने की थी, उनके लिए और भी मुश्किल था। वो चाहे मर्द थे या औरतें थे। आपने शायद नाम सुना होगा, मनोरंजन व्यापारी। मनोरंजन व्यापारी, उसने 20 साल की उम्र में पढ़ना शुरू किया। क्या क्या उसके साथ हुआ, उसकी एक आत्मकथा है, रिकॉलिंग द लाइफ ऑफ ए चंडाल। वो चंडाल था, मतलब लोअर कास्ट था, किस तरह हुआ। और पंजाब में एक ईश्वर दास थे,
जो बाद में जज बन गए, उन्होंने भी अपनी कहानी जो है लिखी कि दलित लोगों के साथ जो है बसना या फिर से रिहैबिलिटेट होना जो है बहुत मुश्किल। अब हम तीसरे हिस्से पर आते हैं, रेजिलियंस एंड हीलिंग। हमने बात करुणा की थी, हमने बात की रेजिलियंस की भी, और अब औरतों की भी बात की। अब हम बात करते हैं हीलिंग, कि किस तरह से मरहम लगाना या जख्म भरना, ये प्रक्रिया जो है कैसे अ, हुई, या किस तरह औरतों, मर्दों और बच्चों ने इसको किया। इसमें जो खास बात है वो ये है कि हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, वो किस तरह से जो है हमारे लिए कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी हो सकती है जो हमको दुख से उभरने में सिर्फ मदद ना करे, बल्कि हमें एक जो है अंदरूनी ताकत दे, ताकि हम जो है जिंदगी में आगे बढ़ सकें। इसमें जो बात है कंपैशन की, कंपैशन और एक जो है, एक कंपैशन तो होता है दया, हमदर्दी, सहानुभूति, लेकिन एक दूसरी बात है सेल्फ कंपैशन, कि हम दूसरों पर दया या हमदर्दी तो दिखा सकते हैं, लेकिन हमें अपने साथ भी जो है कंपैशन दिखाना चाहिए। अपने साथ भी जो है अपने आप के साथ भी सहानुभूति करनी चाहिए, ताकि हम जो है अपनी कमजोरियों से उभर सकें और हम एक स्वस्थ पर्सनालिटी जो है वो बन सकें। तो सेल्फ कंपैशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि हमें मदद करता है अपनी कमजोरियों को समझने में और हमारे में जो अच्छी बातें हैं उनको समझने में। तो इसलिए जो है हम हमेशा अपने पर दया ना करें, बल्कि अपने आप को आगे बढ़ने में मदद करें। अब सवाल ये उठता है कि डिसलोकेशन से, कि हम अपनी जगह से उखड़ गए, हमने बहुत ज्यादा मटेरियल लॉसेस भी हुए, अ, और किस तरह से उसके लोग जो हैं उभरे हैं, इसकी कहानियां जो है मैं थोड़ी सी आपके सामने लाना चाहूंगी। एक जो है इंग्लैंड में एक प्रोजेक्ट चला, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, उस प्रोजेक्ट का नाम था दास्तान। दास्तान, और इसमें जो एक काम किया गया वो था कि टेक्नोलॉजी की मदद से लोगों, जी चल सकती हूँ आगे? हाँ हाँ, चलिए आगे बात रखिए, अपनी बात रखिए। जी। तो इसमें जो दास्तान जो प्रोजेक्ट था, उसमें जो खास बात थी कि उन्होंने टेक्नोलॉजी की मदद से जो लोग, जुड़े हुए लोग थे, उनके विलेजेस को, उनके जो गांव थे, जो उनके घर थे, उनको लोकेट किया और उनको टेक्नोलॉजी के जरिए उसकी तस्वीरें लोगों को दिखाई, जिनका घर था या क्या। तो बिना वहां गए हुए वो देख सकते थे कि ये हमारा गांव था, ये हमारा घर था, और ये किस तरह हुआ था। अब इसके अलावा एक और दास्तान का एक और उद्देश्य भी था। वो ये था कि जो लोग हिंदुस्तान में नहीं है, बल्कि वो माइग्रेट कर गए, और वो कोई इंग्लैंड में था, कोई अमेरिका में था, तो उन लोगों को भी, उनकी जो जनरेशन थी, कुछ लोग खत्म हो गए थे या बहुत बूढ़े हो गए थे, उनकी मेमोरीज को, उनकी यादों को इकट्ठा करना और उनको संभाल के रखना, ताकि उनके परिवार वाले जो लोग हैं वो उनके साथ जो है उनकी बातों को समझ सके। इसके अलावा गार्डियन जो है एक वीकली है इंग्लैंड की, उन उसका खासकर जो इश्यू था 2 अगस्त 217 का, उन्होंने एक जो है ऐसा काम किया कि उन्होंने इंटरव्यूज की, उसमें कविता पुरी जो है वो उसकी एडिटर थी, आवर वर्ल्ड। उसमें जो है कुछ लोग जो हिंदुस्तान आए, जैसे लाहौर से कोई शादी में शामिल होने के लिए आए, तो जो लाहौरी थे, जो पुराने लाहौरी यहाँ आ गए थे, वो सब जो है उनको घेर लेते और उनसे पूछते,
अच्छा जी वो जो वादी है वो अब वहां पर कैसे, वैसे ही पानी बहता है। हमारा घर जो वहां था वो इस उस तरह ही दिखता है। माल रोड किस तरह दिखती है, मतलब। और फिर जो है खुशवंत सिंह तब जिंदा थे। तो कविता पुरी ने जब खुशवंत सिंह ने कहा कि अगर तुमने इन लोगों का असली रिएक्शन देखना है कि किस तरह वो इमोशनल हो जाते थे, तो तुम देखो जब कोई पिक्चर चल रही हो और उसमें लाहौर का सीन आता हो, वो इकट्ठे होकर रोने लग जाते थे। तो इस तरह से जो यादें जो है, जो पास्ट है, उसको भुलाया तो जा सकता है लेकिन उसको वापस नहीं लाया जा सकता। और इसके अब हम बात कर रहे थे हीलिंग की। अब हीलिंग की आपने शायद सबने, मेरा ख्याल गुलजार एक ऐसी हस्ती है जिनका नाम सबने सुना होगा। गुलजार जो है वो है तो पाकिस्तान से, लेकिन वो विभाजन से पहले ही उनका परिवार जो है दिल्ली में आ गया। और वो सिख थे, उनका नाम संपूर्ण सिंह था। लेकिन बाद में जो है जब यहाँ बहुत ज्यादा हत्याएं हुई और बहुत ज्यादा खून खराबा हुआ, तो उनके बाप ने उनको बॉम्बे अपने भाई के पास भेज दिया और वहां ही उन्होंने किस तरह से वो उनकी जो पोइटिक गुण था, जो कवि होने का था, या दूसरे जो उनके गुण थे, वो किस तरह से सामने आए। उन्होंने जो है एक बात, एक छोटी सी कविता उनकी, आईज डोंट नीड ए वीजा, कि हमारी जो आंखें हैं उसको वीजा की जरूरत नहीं है। मैं जो है मेहदी हसन से मिलने अपने जा सकता हूँ, अपनी इमेजिनेशन में, अपनी कल्पना में। मतलब ये है कि एक दूसरे आर्टिस्ट जो हैं वो किस तरह से एक दूसरे के साथ मिलते हैं, बिना किसी बिना किसी क्या कहूँ रुकावट के। और लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी लिखा अपनी पोइट्री में कि जो कराची में होता है वो ही यहाँ भी होता है, जो बलवा होता है या एक दूसरे की मारकाट होती है, तो ये यहाँ भी होता है। अब इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए कि हम जो है हीलिंग कैसे कर सकते हैं। अब हीलिंग में जो है कुछ लोगों ने बहुत काम किया है। कुलदीप नायर जो कि जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने सॉफ्ट बॉर्डर्स की बात की है। और इसी तरह जो है अम, उसके अलावा जो है और भी लोगों ने जो है बात की है इसके बारे में, सॉफ्ट बॉर्डर्स के बारे में। और खासकर मैंने एक वेबिनार किया था कुछ साल पहले 2020 में पार्टीशन पर। तो पार्टीशन में हमने कमला बसीन को बुलाया था। कमला बसीन एक बहुत जबरदस्त एक्टिविस्ट रही है। 21 में उनका देहांत हो गया। तो उन्होंने कहा कि औरतें जो है, ना तो उनका कोई विभाजन करने में था, रोल था, ना ही जो है खून खराबे में कोई रोल था, फिर भी जो है उन्होंने ही मैक्सिमम सफर किया। तो उन्होंने दो लाइनें कही। उन्होंने ये कहा कि मैं दीवार नहीं, बल्कि दीवार में एक सुराख हूँ। मतलब मैं, जो हमें जो है हमारी जो मिलिटराइज्ड बॉर्डर्स हैं, जो हम जो हमको आपस में बांटते हैं, जो तार कांटों की लगी हुई है, उसको मैं उस दीवार में जो है एक सुराख करना चाहती हूँ। और फिर उस सुराख को बड़ा करके हम एक दूसरे के साथ मिल सके, एक दूसरे के साथ बातचीत कर सके। तो वो यही का बात जो है कुलदीप नायर ने भी की, सॉफ्ट बॉर्डर्स की। तो ये लोग कई साल जो है वाघा बॉर्डर पर जाकर साल में एक बार वो मोमबत्तियां जलाते थे, एक दूसरे से मिलते थे। और आज भी ये सिलसिला जो है कुछ हद तक जारी है। और खासकर जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, जो आर्टिस्ट हैं, वो आज भी जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपने शायद नाम सुना होगा शाहिद नदीम का। उनका एक थिएटर है अजोका थिएटर। तो वो यहाँ आके प्लेस करते हैं और यहाँ के लोग जो है वहां जाते हैं। तो इस तरह से जो है जोरा सहगल, इसका भी नाम आपने सुना होगा, और उनकी बहन उजरा,
वो भी वहां थी, तो इसलिए ये लोग जाते रहते और पृथ्वीराज थिएटर में ये इकट्ठे होते थे। अब मैं आखिरी हिस्से पर आती हूँ, द वे फॉरवर्ड, कि हम जो है आगे कैसे बढ़ सकते हैं। वे फॉरवर्ड से मतलब है कि हम जो है दो तरीके हैं, अपोलॉजी या फॉरगिवनेस। अब अपोलॉजी है ना, माफी मांगना, ये तो हम रोजमर्रा की जो हमारी जिंदगी है उसमें इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं भाई माई अपोलॉजीज, कि हमने ये कर दिया तो माफ कर देना या ये। लेकिन हमें इससे आगे बढ़ना है। फॉरगिवनेस जो है वो ही हमारे पास एक तरीका है। फॉरगिवनेस का मतलब हम अंदर से प्रायश्चित कर रहे हैं। हमें हमारे से जो गलती हुई वो गलती जो है हम दोहराएंगे नहीं, उसके लिए हमें पश्चाताप है। इसमें एक किताब लिखी गई, सालमन राशिद, उन्होंने किताब लिखी। सालमन राशिद की जो किताब है, ए टाइम ऑफ मैडनेस, ए मेमोयर ऑफ पार्टीशन, ये 2017 में छपी। और ये राजमोहन गांधी के कहने पर उन्होंने लिखी। राजमोहन गांधी का नाम तो आप सब जानते ही हैं, तो वो बहुत बड़े स्कॉलर भी हैं। तो किस तरह से राशिद ने अपने गांव को लोकेट करने के लिए देशभक्त यादगार एक संस्था है जालंधर में, उनकी मदद से अपने उन्होंने गांव उभी जो जलंधर में ही है उसको लोकेट किया। और किस तरह वो अपने गांव पहुंचे और किस तरह उन्होंने देखा कि उनके दादाजी को जिन लोगों ने मार दिया था, आज वो किस तरह पश्चाताप कर रहे हैं। और वो बंदा चरण सिंह, वो उस वक्त 83 बरस का था। तो उसे अपने जो उसने किया था, मरवाया था लोगों को थाने में बुलाकर, वो इतना पश्चाताप कर रहा था कि उसे जो है उसने उसने ये कहा कि मैंने जो है हिंदू और मुस्लिम औरतों को मारा, क्योंकि मैंने देखा कि लाशें बह रही हैं नदी में, तो मैं बहुत ज्यादा उससे एक्साइट हो गया था। तो राशिद, जो सालमान राशिद है, उन्होंने खास बात ये कही कि महेंद्र सिंह जिन्होंने उनके बाप दादा को मारा था, वो भी माफी मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे माफ कर दो। और वो माफी मांगते मांगते उनका पश्चाताप से इतना बुरा हाल हो गया कि वो बीमार हो गए। अब जो है मैं सिर्फ आखिरी एक बात करना चाहूंगी, और जो कंप्यूटर होता है तो मैं आपको दिखा भी सकती थी। चंडीगढ़ में एक है केंद्रीय श्री गुरु सिंह सभा। वो हर साल 15 अगस्त को कोई ना कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करते, और उनके जो इनविटेशंस हैं बहुत ही अनयूजुअल हैं, बहुत ही अलग किस्म के। जैसे 2023 में 15 अगस्त को मुझे उन्होंने एक इनविटेशन भेजा गुरुमुखी में। और उसका जो खास था, उसमें जो लिखा हुआ है वो मैं आपको पढ़ के सुना सकती हूँ। संताली दे पंजाब उजाड़े दा संताप हंडाओ, ते बाबे नानक दी धरती ते राष्ट्रवादी ਲੀਕਾਂ ਨੂੰ हटाओ और मुड़ मेलियां ਲਈ ਇਕੱਠੇ होवो। और पंजाबियों का उसका टाइटल क्या था, पछतावा दिहाड़ा, रिपेंटेंस डे, कि 15 अगस्त को उन्होंने रिपेंटेंस डे बना दिया। और ये बहुत ही अनयूजुअल बात थी कि हम जो है इसके लिए पछता रहे हैं। जो भी हुआ 1947 में, एक तरफ तो हम आजादी की खुशियां मना रहे थे, दूसरी तरफ लोग जो है उजड़ कर आ रहे थे और लहूलुहान धरती हो रही थी। तो ये जो है हमें, मेरा ख्याल है, आखिरी दो वाक्यों में या सेंटेंस में बात को कहूंगी कि हमारे लिए जो आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है, हम डबल स्ट्रेटजी एडॉप्ट कर सकते हैं। एक तो यह है कि हम बातचीत करते रहें और लोगों का आपस में डायलॉग होता रहे। और जो सोशियो कल्चरल एक्टिविस्ट हैं, वो जो फिजिकल बॉर्डर्स हैं या जो अम, दीवारें बनी हुई हैं भेदभाव की या प्रेजुडिस की,
उसको तोड़ते रहें। दूसरा जो काम है वो है एक्ट ऑफ म्यूचुअल फॉरगिवनेस, कि हमने जो इंसानियत के खिलाफ अपराध किए हैं उनको हम उन पर रिपेंट करें, उन पर पश्चाताप करें और इंडो पाक फ्रेंडशिप और की जो कॉपरेशन है उसको बढ़ाएं। अब देखिए पॉलिटिशियन जो है वो क्या करते हैं, उन्हें तो अपनी कुर्सी बचानी होती है, तो वो तो उन्हें लड़ाई से फायदा होता है, पैसे मिलते हैं और वाहवाही मिलती है और उनकी कुर्सी बची रहती है। लेकिन ये आम आदमी जो है वो क्या करे, उसके सिपाही मरते हैं, उनके घर उजड़ते हैं और इसके अलावा उनको थोड़ी देर बाद लोग उनकी शहादत को भूल भी जाते हैं। तो ये जो है हमारे लिए एक बड़े मैं कहूंगी कि हमें इससे सबक सीखना चाहिए कि हम इकट्ठे रहेंगे तो हम एशिया की सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। और अगर हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहेंगे तो हम कमजोर रहेंगे और हम आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने धीरज से मेरी बात को सुना और मैं आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ।